हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एसिड डिसोसिएशन को। तो एसिड जो है, इसका अगर हम डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो एसिड इज़ प्रोटॉन डोनर। ठीक है, तो एसिड डिफाइंड एज प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस जो है ये आपके प्रोटॉन के एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिस आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर है और जो एसिड है ये आपके प्रोटॉन के डोनर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो बेस है ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो आपका जो एसिड है ये H प्लस को डोनेट करेगा। ठीक है ना, तो आपका ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा कौन? आपका बेस। ठीक है, एसिड जो है इसका अगर अपन डिसोसिएशन की बात करते तो वीक एसिड और बेसिस जो है ये पार्शियली डिसोसिएबल होते हैं। ठीक है, तो वीक एसिड्स जो है ये आपका पार्शियली डिसोसिएबल होता है। मतलब जैसे हमारे पास में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है और वीक एसिड मतलब क्या होता है? तो वीक एसिड मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएबल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एसिटिक एसिड, तो ये आपके पार्शियली डिसोसिएबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड, उसके बाद में सिट्रिक एसिड, उसके बाद मैलिक एसिड, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके वीक एसिड के। ठीक है ना, तो ये सारे एसिड जो है ये कम्प्लीटली डिसोसिएबल नहीं होते। मतलब इनको अगर आप वाटर में ऐड करते हो तो ये आपके कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करते स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएबल होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये आपके कंप्लीटली डिसोसिएबल है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीटली डिसोसिएबल रहेंगे। और इसमें एग्जाम्पल आप पढ़ते हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको पढ़ने को मिलेगा HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है इनका अगर अपन डिसोसिएशन देखते हैं तो दोनों में आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो जो एसिड्स आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है जिसके एग्जाम्पल हमारे पास है NaOH, KOH, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं और प्रोवाइड करते हैं आपको हाइड्रोक्सिल आयन। तो KOH एंड NaOH को जैसे ही अपन ने एक्वेस सॉल्यूशन में ऐड किया तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, उसके बाद में वीक एसिड एंड वीक बेसिस ये आपके कंप्लीटली डिसोसिएबल नहीं होते, ये आपके पार्शियली डिसोसिएबल होते हैं। तो ये आपका आयनाइजेशन जो है ये कंप्लीट इनका आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, each acid has characteristic tendency to lose its proton in aqueous solution। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये आपके completely डिसोसिएट होते हैं। मतलब इट हैज़ द ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इट्स प्रोटॉन। तो आपका जो वीक एसिड है ये वीक एसिड का अगर अपन डिसोसिएशन पढ़ते तो अपन उसको बोला था कि ये पार्शियली डिसोसिएबल होता है। अगर के इक्विलिब्रियम की अपन बात करते वीक एसिड की, तो वीक एसिड में एग्जांपल है हमारे पास में एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जो है ये अगर आपका डीप्रोटोनेट होता है, डिसोसिएट होता है, तो आपको मिलेगा H प्लस एंड CH3CO नेगेटिव। तो जो आपका H प्लस है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो आपका वीक एसिड जो है इसका अगर अपन डिसोसिएशन पढ़ते तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। के इक्विलिब्रियम अगर हम यहाँ पे इनका लिखते तो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपका CH3COO नेगेटिव इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH। ठीक है,
तो के इक्विलिब्रियम आपका आ गया CH3CO नेगेटिव H प्लस जो आपका प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय आपका रिएक्टेंट दैट इज या सबस्ट्रेट दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये आपका एसिटिक एसिड है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में जो एसिटिक एसिड था वो आपका कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, आपके डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में। एसिटिक एसिड आपका प्रोटोनेटेड फॉर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं। आपका जो CH3CO नेगेटिव है ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, तो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म अगर है तो इसको अपन एसिटिक एसिड नहीं बोल सकते, इसको बोलना पड़ेगा एसीटेट। और एसीटेट अगर आपने बोला तो ये हमारा हो गया बेस, ठीक है। तो ये आपका डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है आपके एसिटिक एसिड का, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेस। बट ये बेस जो जनरेट हुआ है ये किससे जनरेट हुआ है, तो ये आपका जनरेट हुआ है आपके एसिटिक एसिड से, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है, किसका, आपके वीक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या रहेगा, एसीटेट। लैक्टिक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या रहेगा, लैक्टेट। सिट्रिक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या रहेगा, साइट्रेट, ठीक है। तो आपके पास में बहुत सारे एग्जांपल है कॉन्जुगेटेड बेस के, मैलिक एसिड से मैलेट, सक्सिनिक एसिड से सक्सिनेट, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड से फ्यूमेरेट। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास में वीक एसिड्स के जो आपको डिसोसिएशन के बाद में कॉन्जुगेटेड बेस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपका ये जो डिसोसिएशन है आपके वीक एसिड का, इससे अपन के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपका जो भी पेयर फॉर्म होगा किसका, आपके वीक एसिड का और उसके कॉन्जुगेटेड बेस का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है आपका ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है और आपका कॉन्जुगेटेड बेस जो है ये आपका डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है। उसके बाद में आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट और के इक्विलिब्रियम अगर अपन लिखेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इंडिकेटेड बाय Ka, जिसमें हम के इक्विलिब्रियम का ही वैल्यू लिखते हैं। तो के इक्विलिब्रियम जो है ये टर्म की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। तो कोई भी एसिड हो अगर वो आपका प्रोटोनेटेड है तो हमारे लिए वो एसिड हो गया। तो Ha आपका एसिड, प्रोटॉन ये आपका डिसोसिएट करेगा और A निगेटिव मतलब ये हमारे लिए क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस हो गया किसका, आपके वीक एसिड का। के इक्विलिब्रियम अगर अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा H प्लस इंटू कॉन्जुगेटेड बेस डिवाइडेड बाय एसिड, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम जो है इट इज रिप्लेस बाय द Ka मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। उसके बाद में आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है आपकी, तो ये आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है जिसको अपन ने Ka से इंडिकेट किया है, इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, तो आप बोलोगे कि जब हमारा H प्लस और A नेगेटिव इसका कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है तब आपका Ka बढ़ेगा। अगर आपका Ha मतलब डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक एसिड जब आपका बढ़ेगा तब Ka जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी H प्लस इंटू A नेगेटिव। तो अपन क्या बोलेंगे, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी H प्लस एंड A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका Ka जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी Ha मतलब एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ये अगर आपका बढ़ता है तो Ka आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे
आपका अगर के ए की मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर बात करते हैं अपन, तो वीक एसिड आपका पार्शियली डिसोसिएबल होता है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करता। तो H प्लस इंटू ए निगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए कॉन्सेंट्रेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो ये आपके वीक एसिड का सबसे कम आएगा, है ना। तो ये आपका जो रेशो है H प्लस इंटू ए निगेटिव डिवाइड बाय H प्लस, ये आपका डिवाइड बाय एच ए, ये जो रेशो है आपका, ये क्या आएगा, कम आएगा। ये कम है, इसका मतलब हमारा के ए का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, तो HCl को जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे तो ये H प्लस एंड Cl में 100% कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका या 100% या अपन बोल सकते हैं कि 99.9% ये आपका डिसोसिएट हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कि H प्लस जो है आपका और Cl निगेटिव जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो HCl जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया, आपका 0.001% है ना। तो Ka ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, Ka ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, HCl, H2SO4, इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं तो हमारे वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, कम होता है। तो ये आपका Ka हमेशा क्या रहेगा, वीक एसिड का कम रहेगा एज कंपेयर विद दी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं, तो जैसे अपन ने फॉर्मूला लिखा था pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो वैसे ही pKa मतलब क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ K, माइनस लॉग ऑफ K मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 1/Ka, मतलब pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी Ka। जब आपका Ka क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा, तब pK आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आपका Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो भी आपके आयोनाइजेशन के प्रोडक्ट है वो अगर कम है तो Ka की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, जैसे आपके वीक एसिड में। तो उनका Ka अगर कम है तो pKa उनका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपके जो एसिड जिनका K वैल्यू ज़्यादा होता है उनका pKa कम हो जाएगा, ठीक है, और जिनका Ka आपका कम होता है उनका pK क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आपको याद रखना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ लोअर pK एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ हायर pK, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट pKa वैल्यू जो है ये कैसे डिटरमाइन की जाती है, तो pK वैल्यू जो है ये टाइट्रेशन से डिटरमाइन किया जाता है, जिसको अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के या वीक एसिड के। जैसे हमारे पास में ये एसिटिक एसिड है, इसका pK देखते हैं अपन तो ये 4.76 है। अगर अपन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अगर pK देखते हैं तो ये आपका 2.34 होता है, ठीक है, इन केस ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे अमीनो एसिड के केस में pK कार्बोक्सिलिक एसिड का 2.34। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड देखो H3PO4, ठीक है, H3PO4 जो है इसका pK और क्या हो गया, आपका कम हो गया, 2.4 हो गया। मतलब ये आपका 2.14 के ऊपर ही क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अगर अपन एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो इसको डिसोसिएट होने के लिए कितना pK लगता है, 4.76। तो pH जब 4.76 रहेगा तब यहाँ पे आपका ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर जो है आपको मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर फॉस्फोरिक एसिड की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कब मिलेगा, जब आपका pH कितना रहेगा, 2.14। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है
ये जल्दी अगर डिसोसिएट होता है तो इसलिए उसका पीके वैल्यू क्या है, कम है। अगर वीक एसिड है तो वो आपके एसिडिक पीएच के ऊपर डिसोसिएट नहीं होंगे। जब आपका पीएच बढ़ेगा मतलब अल्कलाइन की तरफ जाएगा तब जाके वो आपके डिसोसिएट होना स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल आपका एसिटिक एसिड 4.76 के ऊपर, और ज़्यादा अगर आप क्या लेते हो, आपका वीक एसिड लेते हो, जैसे आपका HCO3 है तो HCO3 का पीके 10.2 है। अमोनियम आयन लेते हो तो ये आपका और वीक एसिड है, ठीक है, तो ये आपका इसका पीके 9.25 आ गया। तो आपका अलग अलग जो वीक एसिड्स होते हैं इनका पीके अलग अलग आता है, और जितना ज़्यादा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग हो उतना उसका कम पीके होता है। उसका पीके कम क्यों है, क्योंकि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है ना। अब टाइट्रेशन कर्व की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक वीक एसिड होना चाहिए। तो वीक एसिड हम एक बीकर में लेंगे या कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। वीक एसिड लेने के बाद अगर एसिड आपका वीक है तो बेस आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वीक एसिड जो है इसको टाइट्रेट करेंगे हम किससे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जांपल KOH और NaOH लिख सकते हो आप। वीक एसिड मतलब आप यहाँ पे एसिटिक एसिड ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एसिटिक एसिड का जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो वीक एसिड का टाइट्रेशन हमें करना पड़ता है विद दी स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो हमें प्लॉट ड्रॉ करना है, ग्राफ निकालना है किसका, pH अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH एडेड। तो हमारा जो ग्राफ निकल के आएगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपका pH हम लिखेंगे y एक्सिस के ऊपर, और जो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन अपन ऐड कर रहे हैं वो लिखेंगे अपन x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर आपको हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, y एक्सिस के ऊपर आपको निकालना है क्या, आपका pH। तो जब हम हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना इसका मतलब pH बढ़ाना, तो आपका pH बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। pH आपका ये कंटिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे अपन हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते जाएंगे तो pH आपका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपको जो वीक एसिड से इसका ग्राफ आपको मिलेगा आफ्टर टाइट्रेशन। तो अभी हम बात करते हैं टाइट्रेशन के ग्राफ की। तो टाइट्रेशन का जो ग्राफ है ये हम जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐड करते हो तो pH आपकी कंटिन्यूसली लीनियर बढ़नी चाहिए, है ना। तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन और pH को अपन ने यहाँ पे x एंड y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है और ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो ग्राफ में pH जो है ये आपका रिलेट करता है हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ेगा तो pH भी आपका बढ़ना चाहिए, है ना। मतलब ग्राफ आपको स्ट्रेट आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए। बस यहाँ पे आपका ग्राफ जो है ये कुछ अलग तरीके का दिख रहा है। तो pH और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन का अगर अपन यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया तो इनिशियली pH जो है आपका बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। बट जैसे जैसे अपन हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन और ऐड करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका pH बढ़ता जा रहा है, मतलब pH अगर अपन 4 के पास बात करते हैं तो pH 4 के बाद में आपका हाइड्रोक्सिल आयन कितना भी आप ऐड करो बट pH आपका उतना ज़्यादा रेट से नहीं बढ़ रहा है ना। ये ग्राफ कैसे होना चाहिए था, आपका ऐसे होना चाहिए था, बट ये ग्राफ आपका इस प्रकार से जा रहा है। मतलब ये जो लाइन आपकी आई है या ग्राफ आपका ऐसे ड्रॉ अपन ने किया है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन का इतना बढ़ा रहे बट pH उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है। जहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन और बेस और एसिड ऐड करने के बाद में भी pH अफेक्टेड नहीं होती, चेंज इन pH को रजिस्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है बफरिंग जोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
जो रीजन है जहाँ पे पीएच उतना ज़्यादा आपका अफेक्टेड नहीं हो रहा है, ये हमारा क्या है, बफरिंग जोन है। ठीक है, तो ये हमारा बफरिंग जोन है। अब टाइट्रेशन होता कैसे है, तो हम कर रहे हैं एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन। हमारे पास में जो बीकर है इसमें पूरा एसिटिक एसिड पड़ा है, इसमें आपने ऐड किया हाइड्रोक्सिल आयन को, मतलब NaOH को ऐड किया। आप अगर हाइड्रोक्सिल आयन को ऐड करते हो तो क्या होगा, आपका पीएच बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट जो 100% हमारे पास में COH थे, इसमें से कुछ COH जो है ये डीप्रोटीन होना स्टार्ट हुए। ये आपका रिएक्ट हो जाएगा किसके साथ में, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, और फाइनली बनाएगा वाटर। तो इस रिएक्शन के बाद में आपका CH3COOH इस 2 आपका कॉन्जुगेटेड बेस फॉर्म हो गया, क्योंकि ये डीप्रोटीन होना स्टार्ट हो गया। तो ये बन गया CH3CO नेगेटिव, ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस। इसका अगर आप रेशो देखोगे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका ये 99% है, और ये सिर्फ आपका 1% ही फॉर्म हुआ है। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन आपने ऐड किया तो उसके बाद में कंडीशन क्या आएगी, तो CH3COH इस 2 CH3CO नेगेटिव, इनका रेशो आ जाएगा अभी आपका 80:20 का। और आप हाइड्रोक्सिल आयन अगर ऐड करोगे तो और COH आपके डिप्रोटीन होना स्टार्ट होंगे, और फाइनली एक कंडीशन आएगा जहाँ पे आपका रेशो हो गया 50:50। मतलब जहाँ पे आपका जिस pH के ऊपर आपके एसिटिक एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, इक्वल होता है, उसको अपन बोलते हैं pK। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड इज इक्वल टू एसिटेट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आ रहा है, उस pH को हम क्या बोलेंगे, pKa। तो pKa क्या है, pK इज द pH एट विच concentration of weak acid and its conjugated base is equal। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन CH3COH का इज इक्वल टू है COO नेगेटिव। तो इसको अपन, ये इस pH को अपन क्या बोलेंगे, pK। ठीक है, इसके पहले वाला अगर अपन कंसेप्ट देखते तो इसके पहले यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन शायद होगा 70:30 बराबर, और अगर अपन हाइड्रोक्सिल आयन ऐड किया तो और डिप्रोटोनेशन हुआ तो शायद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका 60:40 का, और फाइनली यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन पहुँच गया कितना, 50:50। तो ये पॉइंट जहाँ पे 50:50 कॉन्सेंट्रेशन होता है वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस का, उसको अपन बोलते हैं pK। ठीक है, अब 50-50 कॉन्सेंट्रेशन हो गया, फिर से अगर अपन ने हाइड्रोक्सिल आयन ऐड किया तो फिर से CH3COOH किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके कॉन्जुगेटेड बेस में, फिर से डिप्रोटोनेशन होगा, एंड फाइनली डिप्रोटोनेशन कंटिन्यू चलते रहेगा। तो यहाँ पे अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं इसका, तो कॉन्सेंट्रेशन में रेशो आ जाएगा आपका कि वीक एसिड जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी कम हो गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा अभी आपका 40 का, और ये बढ़ना स्टार्ट हो गया कॉन्जुगेटेड बेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 30-70 हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका 90-10 हो सकता है, एंड फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 100% किसका, आपके CH3COO नेगेटिव का, मतलब कॉन्जुगेटेड बेस का। तो टाइट्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो टाइट्रेशन में हमें क्या करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करना है, किसको डिसोसिएट करने के लिए, एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करने के लिए। एसिटिक एसिड धीरे धीरे डिसोसिएट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन आपका कॉन्जुगेटेड बेस का बढ़ते जाएगा। जब कॉन्जुगेटेड बेस का कॉन्सेंट्रेशन पूरा 100% हो जाएगा, मतलब CH3CO नेगेटिव, सॉरी CH3COOH, इट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू CH3CO नेगेटिव, ये आपका 100% हो जाएगा और ये आपका 0% बच जाएगा, तब अपन बोलेंगे टाइट्रेशन आपका ख़त्म हो चुका है। अब ये हो गया टाइट्रेशन में होता क्या है, एक्चुअली अपन ने देखा, ठीक है, बट
बफरिंग जोन यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है, इतने रीजन में आपका पीएच क्यों नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो ये जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन अपन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आपका पीएच उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पीएच क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये बफरिंग जोन की तरह क्यों काम करता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में इस रीजन में CH3 COOH एंड CH3CO नेगेटिव दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे pKa के ऊपर 50-50% है, मतलब ये 50 और ये भी 50 है। अगर आप बफरिंग जोन की बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे आप एसिड या बेस अगर ऐड करते हो तो वहाँ पे वो पीएच उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता, चेंज इन पीएच को रेजिस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते हैं, मतलब क्या ऐड कर रहे हैं अपन, बेस ऐड कर रहे हैं। अगर आप एसिड ऐड करते हो तो आप बोल रहे हो कि H+ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिड मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे H+ ऐड कर रहे हैं। बफर क्या होता है, आप एसिड ऐड करो या बेस ऐड करो, दोनों भी ऐड करने के बाद में आपका पीएच चेंज नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं वो बफर है आपका, बराबर। तो हाइड्रोक्सिल आयन ऐड अगर आप करोगे तो आपका COOH जो है ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा। प्रोटॉन रिलीज करने के बाद OH जो है ये H+ के साथ में रिएक्ट होगा, फाइनली वाटर बनेगा, मतलब OH जो है ये न्यूट्रलाइज हो गया। OH अगर न्यूट्रलाइज हो गया मतलब ये आपके पीएच में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। अब ये पीएच को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जितना भी OH आप ऐड कर रहे हो उसको ये CH3COOH क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है बाय डिसोसिएटिंग प्रोटॉन। और प्रोटॉन डिसोसिएट होता है तो प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रिएक्ट होकर वाटर बनाता है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहाँ पे आपका पीएच अफेक्टेड नहीं होगा अगर आप बेस ऐड करते हो तो। अगर आप एसिड ऐड करते हो, मतलब H+ अगर ऐड करते हो तो H+ अगर आपका बढ़ेगा तो पीएच आपका एसिड की तरफ जाएगा, मतलब घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो H+ अगर आप ऐड करोगे तो H+ को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, आपका CH3COO नेगेटिव। मतलब अगर H+ आपका ये एक्सेप्ट करता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH3COH, बराबर। अगर ये आपका H+ को डिसोसिएट करता है तो इट इज़ कन्वर्टेड टू CH3CO नेगेटिव। मतलब ये इंटरचेंज आपका होते रहेगा। एसिड ऐड करोगे तो H+ एक्सेप्ट होके कॉन्जुगेटेड बेस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बेस ऐड करोगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोटॉन को रिलीज किया जाएगा, तो एसिड आपका कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे 50-50 कॉन्सेंट्रेशन होता है, 50-50 कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, जहाँ पे आपके वीक एसिड का pKa है ना, तो pKa के ऊपर 50-50 कॉन्सेंट्रेशन होता है। और यहाँ पे बफर जो है ये 50% एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है और 50% आपके बेस को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है एट pKa पॉइंट, ठीक है। बट pKa की बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे एसिड जो है और बेस जो है इसका न्यूट्रलाइजेशन अपन इक्वल अमाउंट में कर सकते हैं। बट pKa के अपन लेफ्ट साइड में जाते हैं, मतलब ये हमारा अगर pKa पॉइंट है तो इसके अगर लेफ्ट में जाते तो हमारा यहाँ पे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। मतलब किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, CH3COOH का। अगर अपन राइट में जाते मतलब इस डायरेक्शन में जाते तो यहाँ पे हमारा किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, COO नेगेटिव का, है ना। तो यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, CH3COO नेगेटिव का। तो जब हम pKa के राइट में जाते हैं, pK फॉर एग्जांपल ऐसा pH है जिसके ऊपर एसिड एंड बेस इक्वल है। pK एसिटिक एसिड का होता है 4.6, ठीक है। तो pK अगर 4.6 और pKa आपका 4.7 है, ठीक है। एसिटिक एसिड का pK कितना है, 4.76, ठीक है। तो 4.76 आपका pKa वैल्यू है। अगर हम बफर जो है ये कौन से pH वाला बनाते, 3.76 वाला बनाते, तो उसमें आपके एसिड जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, बराबर। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये बेस को ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर सकता है एज कंपेयर विथ एसिड। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस इज ग्रेटर दैन एज कंपेयर विद द एसिड। और यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन
ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन बेस, क्योंकि यहाँ पे बेस का कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो इक्वल न्यूट्रलाइजेशन कौन से इसके ऊपर होगा, तो इक्वल न्यूट्रलाइजेशन हो गया आपका 4.76 के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आपका इक्वल अमाउंट में न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि बेस और एसिड हमारे पास में इक्वल अमाउंट में है। तो आपका जो वीक एसिड है ये किस पॉइंट से किस पॉइंट तक बफरिंग जोन की तरह काम करता है। तो आपका जो वीक एसिड है ये pKa के 1 यूनिट ज़्यादा, मतलब राइट में, या 1 यूनिट लेफ्ट में काम करता है। मतलब pK अगर आपका 4.76 है तो बफरिंग जोन हो गया आपका 3.76 टू 5.76, ठीक है। तो ये आपका बफरिंग जोन हो गया वीक एसिड का। तो बफरिंग रीजन जो है आपका, ये बफरिंग रीजन आपका क्या रहेगा, 5.76 टू 3.76, ठीक है यहाँ तक। तो इन दिस वे आपका जो बफर या टाइट्रेशन कर्व है ये कैसे काम करता है, ये यहाँ पे अपन ने पढ़ा। आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट याद, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। एक आपका जो बफर है इसको अगर आपको बनाना है तो बफर बनाने के लिए आपको एसिड, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस चाहिए। बफर जो है ये आपका एक पर्टिकुलर रेंज पे काम करता है, इसको अपन बफरिंग जोन बोलेंगे। सबसे बेस्ट बफर होता है आपका वो पीएच वाला जहाँ पे वीक एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का कॉन्सेंट्रेशन 50-50 होता है, मतलब वो इक्वल अमाउंट में एसिड एंड बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो पी जहाँ पे बफर का pH इज इक्वल टू pKa है वो सबसे बेस्ट बफर है, ठीक है। तो ये आपका सबसे बेस्ट बफर रहेगा। जहाँ पे आपका pH इज लेस देन pKa है, इसका मतलब एसिड जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर विथ कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। एज़ कम्पेयर विथ कॉन्जुगेटेड बेस आपका जो एसिड है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए pH बफर का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये इस टाइप का जो बफर है ये बेस को ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब बेस न्यूट्रलाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। अगर pH आपको बफर का ज़्यादा चाहिए दैन दी pKa, मतलब आपको राइट में जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे एसिड जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेटेड बेस से कम रहेगा। बेस बढ़ गया मतलब pH बढ़ गई, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बेस ज़्यादा, तो ये आपका किसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए, एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इन दिस वे हमने यहाँ पे ये 3 पॉइंट पढ़े। उसके बाद में पढ़ा कि अगर pKa आपका जो भी दिया हो उसके 1 यूनिट आगे या 1 यूनिट पीछे आपका बफरिंग जोन होता है ना। तो बफरिंग जोन जो है ये आपका 1 यूनिट लेफ्ट और राइट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टाइट्रेशन जो है ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो आपका जो टाइट्रेशन है ये हर एक एसिड का अलग अलग मिलेगा। अगर यहाँ पे आपका वीक एसिड है जिसका pK आपका एसिटिक एसिड जो है इसका pK आपको 4.76 मिल रहा है, तो फॉस्फेट बफर की अपन बात करते हैं तो फॉस्फेट का pK होता है 6.86, तो इसका रेंज हो गया 7.86 टू 5.86। अगर आप अमोनियम आयन का pK देखते हो तो अमोनियम आयन का pK होता है 9.25, तो इसका बफरिंग जोन क्या हो गया आपका 8.25, मतलब 1 यूनिट लेस और 1 यूनिट मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8.25 टू 10.25 ये इसका बफरिंग जोन रहेगा, किसका, अमोनियम आयन का या अमोनिया बफर का, ठीक है। तो इन दिस वे ये आपके अलग अलग बफर सिस्टम है, एसिटिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड और आपका अमोनियम बफर। आपको बेसिक pH वाला बफर बनाना है तो अमोनियम बफर बनाओ, आपको अगर न्यूट्रल pH के ऊपर काम करने वाला बफर बनाना है तो आप फॉस्फेट बफर बनाओ, आपको एसिडिक pH के ऊपर काम करने वाला बफर चाहिए तो आप एसिडिक बफर मतलब एसिटिक एसिड बफर बनाओ, ठीक है। तो ये किस pH का बफर हमें चाहिए वो डिपेंड करता है उसके pKa वैल्यू के ऊपर।
तो जो भी उसका पीके होता है उसके हिसाब से हम उसका बफरिंग का जो भी रेंज है उसको अपन डिसाइड कर सकते हैं। बफर जो है ये आपका कॉन्जुगेटेड वीक एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस जो है ये इससे बना होता है। तो बफर कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो आपका जो मिड पॉइंट है टाइट्रेशन का, जिसको अपन पीके बोलते हैं, वहाँ पे आपका इक्वल मिक्सचर होता है किसका, एसिटिक एसिड मतलब आपके वीक एसिड और आपके कॉन्जुगेटेड बेस का, जहाँ पे बफर सिस्टम जो अच्छे से काम करता है। तो बफर सिस्टम कैसे काम करता है ये भी हमने पढ़ा। तो बफर सिस्टम काम कैसे करेगा, जब आप बेस ऐड करोगे मतलब हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करोगे, तब एसिटिक एसिड जो है ये प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा और प्रोटॉन बाइंड होगा हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। आप जब आपका एसीटेट ऐड करोगे तो एसीटेट ऐड करने के बाद में आपका आप जब एसिड ऐड करोगे तो एसिड मतलब आप ऐड कर रहे हो प्रोटॉन को, और प्रोटॉन आपने ऐड अगर किया तो एसीटेट प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक इसमें एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो एसिटिक एसिड एसीटेट इज कन्वर्ट टू एसिटिक एसिड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन ऑफ एसिड, ठीक है। तो फाइनली ये आपका बफर जो है इस प्रकार से काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद में जो बफर है इसका पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, हेंडरसन हेसलबार्ग इक्वेशन, जिसमें हमने वीक एसिड का इक्विलिब्रियम लिखा था के ए इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ए नेगेटिव डिवाइड बाई एच ए। इसको हमें सॉल्व अगर करना है तो सॉल्व करने के लिए हम एच प्लस को यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो एच प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के ए इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव, ठीक है। तो एच प्लस इज इक्वल टू हो गया के ए इंटू एच ए डिवाइड बाय ए नेगेटिव। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द माइनस लॉग। तो अगर आप इसको माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस लॉग से आपको इसको सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एच ए बाय ए नेगेटिव। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसका होता है वैल्यू पी एच, माइनस लॉग के मतलब हो जाएगा आपका पी के ए। तो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे पी एच इज इक्वल टू पी के माइनस लॉग एच ए बाय ए नेगेटिव। ये हो गया आपका हेंडरसन हेसलबार्ग इक्वेशन। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। तो पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस अगर अपन ने किया तो ए नेगेटिव आपको ऊपर लिखना पड़ेगा और एच ए जो है इसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका हेंडरसन हेसलबार्ग इक्वेशन, जिसमें हम बफर का पीएच कैलकुलेट कर सकते। कैसे कैलकुलेट कर सकते, तो पीएच आपको कितना चाहिए। अगर आपको पीएच फॉर एग्जांपल 7 वाला बफर चाहिए तो उसका पीके हमें पता होता है, तो हमें एसिड कितना लेना चाहिए और बेस कितना लेना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो हमें इसमें से कोई भी 2 वैल्यू दी रहेगी, आपको तीसरा टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी के ए प्लस लॉग ए नेगेटिव बाय एच ए। ए नेगेटिव मतलब आपका कॉन्जुगेटेड बेस बराबर, और एच ए मतलब आपका क्या हो गया वीक एसिड। इसलिए अपन इसको क्या लिखा, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो आपका बेस होता है और प्रोटॉन डोनर जो आपका एसिड होता है, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो पीएच है बफर का हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते पीकेए की, जहाँ पे एसिड वीक एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, मतलब 1:1 होता है, तो ये इक्वेशन में हम वैल्यू अगर पुटअप करते तो पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेटेड बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो हम बोलेंगे कि 1 मोलार है। प्रोटॉन डोनर कितना है, 1 मोलार। दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो लॉग 1 का वैल्यू आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू पी के। तो जहाँ पे कॉन्जुगेटेड बेस और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है वहाँ पे बफर का पीएच कितना होता है, इक्वल टू पीके, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अपन बोले कि पीएच इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, पीके, ठीक है।
तो ये आपके हेंडरसन हेसलबाग इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बफर जो है इसका अगर आपको पीएच कैलकुलेट करना है तो बफर का पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द पीके ऑफ लैक्टिक एसिड गिवन दैट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब ये आपका वीक एसिड हो गया है ना, तो ये 0.01 मोलार दिया है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टेट मतलब ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है, तो ये कितना दिया है 0.087 मोलार। तो पीएच अगर आपका 4.80 है तो लैक्टिक एसिड का पीके कितना हुआ, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो pH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग लैक्टेट बाय लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे पीके ए के लिए हमने इक्वेशन को अरेंज किया है, तो pH हमें दिया है 4.80 माइनस लॉग लैक्टेट का दिया है 0.087 मोलार और लैक्टिक एसिड का दिया है 0.010 मोलार। इसको अगर अपन सॉल्व करते तो आंसर आ जाएगा आपका 4.80 माइनस लॉग 8.7, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3.9। तो पीके ए लैक्टिक एसिड का कितना हो गया 3.9, ठीक है। तो इन दिस वे आपको अलग अलग क्वेश्चन जो है ये दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे आपको वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो आपको रेशो पूछ सकते हैं या फिर आपको पीएच पूछ सकते हैं या फिर आपको पीके पूछ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको पीएच पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको रेशो पे पूछा है एसिड और बेस का। जब आपको बफर का पीएच कितना चाहिए 5.30, तो एसिड और बेस आप कितना लोगे। अगर आपको एसिटिक एसिड बफर बनाना है कौन से पीएच का 5.30 का, तो आप एसिड कितना लोगे बेस कितना लोगे वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हेंडरसन हेसलबाग इक्वेशन जो है इसके ऊपर बफर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बफर जो है ये ख़त्म हो गया है। बाकी का जो नेक्स्ट पोर्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।